न्यूज़ क्लिप्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अग्रल। रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम बंगाल में सियासी संग्राम जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। आज ठीक 12:15 पर जैसे ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पदयात्रा शुरू की, ठीक उससे पहले उन्होंने शंखनाद भी नहीं कर पाई। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा ये वीडियो कह रहा है। लोगों की जुबानी में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी शंखनाद तक नहीं कर पाई। दरअसल पदयात्रा को शुरू करने से पहले ममता बनर्जी ने मंच से शंख बजाया। हालांकि वो शंख नहीं बज सका। वहीं शंख ना बजा पाने के कारण वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही हैं और ये वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा में 101 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया है और 65वीं नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा में 101 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया है और 65वें नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश में विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो प्रदेश के विभिन्न जनपदों महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार भी खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमने मेरठ में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश में हमको खिलाड़ियों से बड़ी शिकायत मिलती थी कि यहाँ पर खेल की सुविधाएं अपेक्षित संख्या में नहीं है। प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला इंडोर स्टेडियम नहीं है। अब प्रदेश के खिलाड़ियों की शिकायत दूर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से इस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती की बड़ी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले पहलवान शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भाग लेने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा का यह स्टेडियम खेल गतिविधियों को एक नया मंच प्रदान करेगा। नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो इंडोर स्टेडियम आज बना करके तैयार किया गया है, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह प्रदेश के विभिन्न जनपदों महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में
जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। 101 करोड़ रुपए की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है और 4000 से अधिक दर्शक वहां पर उसके बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। इंडोर स्टेडियम 8040 वर्ग फीट क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ 4000 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग और अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियाँ एक साथ संचालित की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। लखनऊ विश्वविद्यालय के 70 डिग्री कॉलेजों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बीते दिनों हुए एकेडमिक ऑडिट में इन्हें शामिल न होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 2 समिति बनाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। फर्स्ट 4 पॉइंट कॉलेज से संबंधित थे। उसके अलावा जो 5 से लेकर 20 तक पॉइंट थे वो एकेडमिक ऑडिट से संबंधित थे और 21 से 24 पॉइंट्स कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थे। इन इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए हम लोगों ने कॉलेज को एकेडमिक ऑडिट प्रोफार्मा भेजा, जिसमें से कि लगभग 100 कॉलेजेस ने एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट को हमारे पास भरकर भेज दिया, जिसमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन आई। एक तो ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के रूप में रखा, और दूसरे प्रकार के ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन को नहीं दिया है, उसको हम लोगों ने इनकम्प्लीट ऑडिट रिपोर्ट के रूप में रखा। उसके अलावा जो तीसरा पार्ट ये था कि तीसरे ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कि एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट दिया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुलपति जी के साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनसे आग्रह किया कि इसके बारे में एक हम लोग कमेटी गठित कर दें। वहीं एलयू प्रशासन का कहना है कि इन कॉलेजों की ऑडिट के आधार पर गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, छात्रों के प्लेसमेंट के लिए कवायद की जाएगी। राजधानी में संचालित कॉलेजों की स्थितियों को परखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने एकेडमिक ऑडिट की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम और सीटों के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या से लेकर अन्य संस्थानों का ब्यौरा मांगा गया था। ये पहली बार है जब कॉलेजों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई और जाँच की जा रही है। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और 21 से 24 पॉइंट्स कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थे। इन इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए हम लोगों ने कॉलेज को एकेडमिक ऑडिट प्रोफार्मा भेजा, जिसमें से कि लगभग 100 कॉलेजेस ने एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट को हमारे पास भरकर भेज दिया, जिसमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन आई। एक तो ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के रूप में रखा, और दूसरे प्रकार के ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन को नहीं दिया है, उसको हम लोगों ने इनकम्प्लीट ऑडिट रिपोर्ट के रूप में रखा। उसके अलावा जो तीसरा पार्ट ये था कि तीसरे ऐसे कॉलेज थे जिन्होंने कि एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट दिया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुलपति जी के साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनसे आग्रह किया कि इसके बारे में एक हम लोग कमेटी गठित कर दें। वहीं एलयू प्रशासन का कहना है कि इन कॉलेजों की ऑडिट के आधार पर गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, छात्रों के प्लेसमेंट के लिए कवायद की जाएगी। राजधानी में संचालित कॉलेजों की स्थितियों को परखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने एकेडमिक ऑडिट की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रम और सीटों के सापेक्ष शिक्षकों की संख्या से लेकर अन्य संस्थानों का ब्यौरा मांगा गया था। ये पहली बार है जब कॉलेजों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई और जाँच की जा रही है। न्यूज़ प्लस के लिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। राज्य कर विभाग ने आज कानपुर जीएसटी पंजीयन को लेकर कानपुर में व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान का आयोजन किया।
राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश ने आज कानपुर बिनार रोड पर जीएसटी पंजीयन का कैंप आयोजित किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में व्यापारियों के बीच में जीएसटी पंजीकृत करने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कि व्यापारियों को होने वाले विभिन्न लाभ के बारे में बताया गया। छोटे एवं मझोले व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक अत्यंत सरल रिटर्न फॉर्म सहजता एवं सुगम बनाए जाने के बारे में जानकारी दी गयी। अपनी टीम के साथ खंड 1 के साथ सहयोग करते हुए एक जीएसटी पंजीयन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें व्यापारियों को पंजीयन से होने वाले लाभ और पंजीयन किस प्रकार से लेके वो अपना व्यापार आसानी से कर सकते हैं, इसके संबंध में एक शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें खंड 1 के असिस्टेंट कमिश्नर श्री संजय सोनी, खंड 2 के वाणिज्य कर अधिकारी श्रीमती नीता श्रीवास्तव और खंड 1 के वाणिज्य कर अधिकारी श्री शोभित भारती भी हैं, जिसमें अधिवक्ताओं और व्यापारियों को पंजीयन से संबंधित जानकारी दी। साथ ही जागरूकता शिविर में देश एवं प्रदेश की विकास योजनाओं में जीएसटी के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करने की बात बताई गई। इसके साथ व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के और लाभों से परिचित भी कराया गया। 2 और 1 द्वारा जो व्यापारियों के लिए यहाँ पंजीकरण सेंटर बनाया गया है कनौरिया धर्मशाला पे, ये बहुत अच्छा है। व्यापारियों के बीच में जाकर सेल टैक्स के बड़े आला अधिकारी सब आ रहे हैं, इससे हम व्यापारियों को बहुत राहत। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। नवनियुक्त एमएलसी बनने के बाद सनिल विश्नोई का कानपुर में भव्य स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। किस तरीके का ये स्वागत था, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सनिल विश्नोई के विधान परिषद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होने पर आज कानपुर नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके काफिले के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ में दिखाई दिया। आपको बता दें कि पूरे कानपुर के बीजेपी कार्यकर्ता उनका अभिवादन करते नजर आए। तो वहीं सनिल विश्नोई ने अपने संबोधन में कहा कि वो नेता नहीं जनसेवक हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्व की भांति करते रहेंगे। संगठन के दायित्वों के साथ साथ समाज सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य चुनने के बाद में सनिल विश्नोई आए हुए हैं और जिनका स्वागत भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिस तरीके से आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम है, उस हुजूम में यहाँ के जो नेता थे सनिल विश्नोई, जो पहले विधायक भी पूर्व विधायक भी थे, अभी फिलहाल पे वो एमएलसी बन करके कानपुर शहर आए हैं। उनका यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का हुजूम है। पीछे जगह जगह पर सनिल विश्नोई का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण करके उनका स्वागत यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। आइए आज आपको ले चलते हैं विंध्य क्षेत्र, जहाँ पर माँ भगवती विराजमान है। विंध्याचल क्षेत्र का महत्व पुराणों में भी मिलता है एवं पुराणों में इस स्थान को तपोभूमि के रूप में वर्णित भी किया गया है। विंध्याचल पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा स्थल है। यहाँ पर विराजती हैं माँ विंध्यवासिनी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विंध्यवासिनी मंदिर हिंदुओं का प्रमुख देव स्थल है। ये मंदिर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। ये मंदिर गंगा के किनारे पर स्थित है। विंध्यवासिनी माता देवी अम्बा व दुर्गा की दयालु स्वरूप है, जो सभी की मनोकामना को पूरी करती है। विंध्यवासिनी देवी का ये नाम विंध्य क्षेत्र से मिला है और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है वो देवी जो विंध्य में रहती है। विंध्याचल क्षेत्र का महत्व पुराणों में भी मिलता है तथा पुराणों में इस स्थान को तपोभूमि के रूप में वर्णित भी किया गया है। विंध्याचल पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है और धार्मिक महत्व से हिंदू संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। ऐसा माना जाता है कि
विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर मधु तथा कैटफ नामक असुरों का नाश किया था। इसीलिए भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी इन्हें कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। माना जाता है कि पृथ्वी पर वो स्थान शक्तिपीठ बने थे जिस स्थान पर माता सती के शरीर के अंग व आभूषण गिरे थे, लेकिन विंध्याचल का ये मंदिर शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जब देवकी वसुदेव के 8वें बच्चे के रूप में जन्म लिया था, तब नंद यशोदा के यहाँ उसी समय एक लड़की का जन्म हुआ था जिनको वसुदेव ने आपस में बदल दिया था। जब कंस ने इस लड़की को मारने की कोशिश की तो वो लड़की कंस के हाथ से बच गई और देवी रूप में बदल गई और कंस को बताया कि ओह बेवकूफ, जो तुझे मारेगा उसने जन्म ले लिया है, वो सुरक्षित है। इसके बाद देवी विंध्याचल पर्वत को निवास करने के लिए चुनती हैं, जहां मंदिर वर्तमान में स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे सम्मानित शक्ति पीठों में से एक है। विंध्यवासिनी देवी को काजला देवी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शारदीय व वसंतिक नवरात्र में मां भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पाताल में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता ये है कि ये सूर्य चंद्र पातकिनी के रूप में जाना जाता है। ये निशान सिर्फ मां विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज के लिए मेरे यानी अविरल के साथ इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।